तो हम लोग पिछले क्लास में पेप्टाइड्स के बारे में सीख रहे थे और वहाँ पर हम लोग पेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन कर दिए थे कि मोनोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड क्या होता है। इन सब चीज़ों को हमने सीखा था कि जहाँ पर अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे पेप्टाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ऐसे आपके एग्जाम में ये नोमेनक्लेचर पूछे नहीं जाते हैं, बस थोड़ा सा केवल हम बता देंगे और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि पेप्टाइड की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, क्योंकि पेप्टाइड फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिकों में आता है। वजह यह है कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन उतना आसानी से होता नहीं है जितना आसानी से हम मान लेते हैं कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, वैसे उतना आसानी से होता नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों पेप्टाइड का फॉर्मेशन उतना आसानी से नहीं होता है। ठीक है, हम जब आगे लेक्चर कवर करेंगे तो उसमें आपको हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो हम आज कोशिश करेंगे कि चूँकि पेप्टाइड का फॉर्मेशन की कुछ कंसेप्ट आपको सिखा दें और नोमेनक्लेचर की कुछ कंसेप्ट सिखा दें। ठीक है, देखो, अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो कहते हैं कि पेप्टाइड ग्रुप में, पेप्टाइड जब भी हमारे पास एमिनो एसिड होता है तो आपको पता है कि एमिनो एसिड में जब दो एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड में जो होता है वह अपने एमीन ग्रुप होता है और राइट साइड में जो होते हैं वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अगर लास्ट टर्मिनल, अगर टर्मिनल हमारे पास एमिनो एसिड का होगा, ठीक है, तो उसके लिए आइन शब्द का यूज करते हैं, अभी हम लिखवा देंगे उसको। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर टर्मिनल एंड होता है तो उसको हम लोग वाई शब्द का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही है। ठीक है, क्या है इस कंसेप्ट को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड लिखिए। वाइल नेमिंग ऑफ पेप्टाइड, while naming of peptide, the name of constituent amino acid, the name of constituent amino acid from n terminal, ब्रैकेट में लिखिए LHS, n टर्मिनल ब्रैकेट में लिखिए NHS टू C टर्मिनल, C कार्बन फॉर C टर्मिनल ब्रैकेट में लिखिए RHS। ठीक है, नीचे लिखिए द इन प्यार देखो, द सफिक्स इन INE, द सफिक्स इन of the name of all amino acid except carbon terminal acid is replaced by while sometime the name of polypeptide are abbreviating ABREVIATED, abbreviated by using three letter observation for constituent amino acid। तो कहा कि सबसे पहले चीज की आप याद रखेंगे, जब भी हमारे पास टर्मिनल डिसाइड करता है, शुरुआत कहां से करते हैं, एन टर्मिनल से शुरू करते हैं। कहां से? एन टर्मिनल से शुरू करते हैं और जाते हैं सी टर्मिनल तक। तो LHS के हिस्सा में एन टर्मिनल होता है और RHS के हिस्से में जो होता है वो सी टर्मिनल होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है एन टर्मिनल से। शुरुआत कहां से होती है? एन टर्मिनल से। और एंड कहां होती है? सी टर्मिनल।
तो नेमिंग हमेशा एन टर्मिनल से शुरू करते हैं, मतलब LHS से शुरू करते हैं और C टर्मिनल यानी कि RHS तक जाते हैं, पहला स्टेप। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि कहा कि जब अगर एन टर्मिनल की अगर बात होती है, अगर एन टर्मिनल हमारे पास है तो सफिक्स के रूप में अमीनो एसिड के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इन यूज करते हैं। ठीक है। कभी कभी कार्बोक्सिलिक अगर आ जाता है ग्रुप में, तब जहां पर वहां पे वाइल यूज करते हैं। जनरली हम लोग इन में ही नाम लिखते हैं। जैसे में यहां पर एक मालिक्यूल्स ग्लाइसिन का है और दूसरा मालिक्यूल्स भी ग्लाइसिन का है। ठीक है। तो कहा कि अगर नेमिंग करते समय ध्यान रखेंगे, तो नेमिंग हम जब करते हैं तो पहली चीज तो हम लोग सिर्फ इन शब्द का प्रयोग जो होगा वह एक वन टाइम करेंगे। ये नहीं कि ग्लाइसिन ग्लाइसिन लिख दे, ये भी नहीं करेंगे कि इसको हम लोग ग्लाइसिन ग्लाइसिन कर दें, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या चीज, इन, INE। ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, जैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, हम लोग लिखते हैं ना मेथेन, इथेन या इथाइन। तो यहां पर एक बार जो होता है वह हम लोग एज ए सफिक्स के रूप में ANE, INE और YNE यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी आता है, अगर मान लो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है अगर CH3, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर हम बताते हैं अगर, ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास मिल जाए मान लो, ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करते हो, आप देखोगे कि यहाँ पर ये माइंड चेन होगा तो 1 2 3 4 नाम क्या लिखते हो यहाँ पर, ये नहीं कि 2 मेथेन कर दे, ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, 2 मेथाइल और मेथ एथ प्रोप ब्यूट का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। तो उस तरह से जहां पर YL का यूज करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं ग्लाइसिल। जो INE था ना, उसको हम लोग प्रोपोकट किससे करते हैं, YL से प्रमोट कर देते हैं। ठीक है। ग्लाइसिन किससे करते हैं, ग्लाइसिल से, और लास्ट में क्या ग्लाइसिल है। ठीक है। तो यहां पर ग्लाइसिल हो गया। ठीक। और इसके बाद एमिनो एसिड है तो इसको लिखते हैं ग्लाइसिल एनालिन, एनानिन, तो ग्लाइसिल एनानिन। ठीक है। तो इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास मिलता है ग्लाइसिल एनानिन, ठीक है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर को हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक। तो ये हो गया इसका नेम। इसका एक दो नेम हम और आपको बता देते हैं, स्ट्रक्चर आपको हम एक दो बना देते हैं, बना के इसका हम आपको नाम बताते हैं। जैसे में अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक मिनट, देखिए हम स्ट्रक्चर को देखें तो अभी हमने इसका नाम दिया था कि एक तरफ ग्लाइसिन है, इसमें हमने थोड़ा सा गलत किया था, ये ग्लाइसिन है और ये एनालिन है, दो मालिक्यूल्स है, नॉट ग्लाइसिन ग्लाइसिन, बिकॉज ग्लाइसिन के यहाँ पे अगर यहीं पर ये मालिक्यूल्स यहाँ से हट जाता, ठीक है, यहाँ पे CH2 हो जाता, तब ये ग्लाइसिन ग्लाइसिन होता, तब क्या होता है, ये ग्लाइसिन ग्लाइसिन होता है। पर यहाँ पर एक अगर CH3 ग्रुप आ जाता है तो ग्लाइसिन के जगह पर क्या होता है, एनालिन हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये एलालिन होता है, एलालिन होता है, ये स्ट्रक्चर जो है एलाइलिन है। ठीक है। ये ग्लाइसिन नहीं है। तो ग्लाइसिन एलाइलिन आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्लाइसिन अब ये हटेगा यहां से तो YL में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिल एलानिन, ग्लाइसिल एलानिन होता है। ठीक है। अब देखो हमने कहा कि जो ग्लाइसिल एलानिन है इसको हम लोग एक रूप और में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो इसका टर्म है शुरू के 3 डिजिट GLY और इसे हम लोग कहते हैं ALA, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइसिल एलानिन, शुरू के 3 डिजिट GLY ALA, इसीलिए कहा कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 डिजिट का यूज करते हैं। ठीक है। अगर यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता तो ये आपका होता है ग्लाइसिन, और ये भी क्या है ग्लाइसिन, तो इसको ले सकते हैं हम लोग GLY GLY। ठीक है।
उसी तरह से यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन, फिर उसके बाद है विनाइल, ग्लाइसिन, वैलिन, इसके बाद ये फिनाइल है, फिनाइल, और साथ में क्या है, ये NH2 ग्रुप है तो एलालिन। ठीक है, तो इसमें IN यहां से हटेगा, IN यहां से हटकर YL आएगा, यहां पर क्या होगा, YL आएगा, तो नाम क्या होगा इसका, ग्लाइसिल वैलिल फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो अब इसका शॉर्ट नाम कैसे लिखेंगे, तो शॉर्ट नाम ये, चूंकि फिनाइल जो है हमारे एमिनो एसिड का पार्ट नहीं होता है, फिनाइल जो सफिक्स के रूप में है, तो इसीलिए यहाँ पे नाम होगा GLYVALALA। इसमें 3 एमिनो एसिड मिले हुए हैं। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर में दिया गया था, ये वेलाइन क्या कहते हैं, वेलाइन है, और ये क्या है, एलानिन है, तो यहाँ पर है VALYN, वेलाइन एलानिन। शॉर्ट लिखोगे इसको, जब ये IN यहाँ से करोगे तो क्या बदलेगा, YL में, तो क्या हो जाएगा VALYL वैलिन एलानिन, इसे हो सकते हैं VALAL। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड का नॉमेनक्लेचर कैसे, सॉरी पेप्टाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इस मेथड से इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कहा कि अगर इन्हीं के स्ट्रक्चर को अगर हम इनकी ज्योमेट्री पूछें तो कहते हैं कि इनकी ज्योमेट्री जो होती है, हर बाइंडिंग की ज्योमेट्री जो होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे में अगर NH2 ग्रुप हमारे पास, चूंकि ग्रुप जो होता है NH3 होता है, तो उसके ऊपर हाइड्रोजन चार्ज होता है और अटैचिंग होती है। ठीक है, गौर से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। अगर स्ट्रक्चर एनालिन को हम देखें तो कह रहा है कि नाइट्रोजन, चूंकि इसमें सबसे पहला के स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसके पास अगर इधर भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, अगर प्लस लगाएंगे तो हाइड्रोजन होगा। साथ में क्या होता है, ये कार्बन से अटैच्ड होता है, CH2 होता है, मतलब CH3 1 2 3, इसके एक कार्बन होता है, यहाँ पे होता है आपका क्या चीज, कार्बोक्सिलिक COO, यहाँ पे क्या आ गया NC, इधर की तरफ R, इधर की तरफ H, फिर C, यहाँ पर H, डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O। अब गौर समझना, ये स्ट्रक्चर हम इतने अच्छे तरीके से हम बना दिए, एक पूरा का पूरा हम एक सीक्वेंस बना दिए एमिनो एसिड का। ठीक है, आप पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ देखोगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ मिल जाएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ मिल जाएगा, दो दो पेप्टाइड बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर हम बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को देखोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर से, जैसे यहाँ पर NH है, उस तरह से स्ट्रक्चर क्या करता जाएगा, अटैच्ड होता जाएगा। तो यहाँ पे इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है वह 123 डिग्री का होता है। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ये 114 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये भी कितना होता है, 123 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीब करीब 110 डिग्री का होता है। ठीक है, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 114 डिग्री का होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है अभी जो इधर जाएंगे सेम होते जाएंगे। ठीक, तो ये बॉन्ड एंगल कार्बन से, सॉरी इसके बीच का बॉन्ड एंगल 14 की जगह पर 125 डिग्री होता है। कार्बन ऑक्सीजन, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 121 डिग्री होता है, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 114 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच, या हर जगह हर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.53 आर्मेंगस्ट्रॉन का होता है।
ठीक है। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का 1.32 आर्मेंगस्ट्रॉन का होता है, ठीक है। जबकि फिर यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल 1.47 आर्मेंगस्ट्रॉन का होता है, ठीक है। आई बात समझ में। और यहाँ पे अब किसका बच गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड एंगल 1.24 आर्मेंगस्ट्रॉन का होता है, ठीक है। तो आप इसकी ज्योमेट्री में बस इतना उतार लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री में कितना बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बस इतना जानना है, इससे अधिक आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद डालिए सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम एमिनो एसिड। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम एमिनो एसिड। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम एमिनो एसिड। उसमें सबसे पहला लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। देखो अब हम आते हैं उस जो हमने शुरू के लेक्चर में शुरू में ही आपसे बोला था कि पेप्टाइड की सिंथेसिस की इतना आसान नहीं होता है। वजह क्या होता है कि इनके दोनों साइड पे जो होते हैं वो एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसके दोनों साइड पर एसिड होते हैं, एक तरफ एमीन ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब चूंकि दोनों के पास अपनी एक अच्छी मजबूती के साथ स्ट्रेंथ होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेपरेट होने की कोशिश नहीं करता है। भाई जो स्टेबिलिटी गेन कर लिया है उससे हटने की कहाँ से जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है। यही वजह होता है कि आपको बता दें कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड जो होता है, पेप्टाइड का जो भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हमें अपने से एनर्जी देनी पड़ती है। इतना आसान पहले ही बताया ना कि ये सिस्टम एक बार जो अमीनो एसिड बन गया वो नहीं चाहता है कि हम स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर ब्रेक करें, अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ें। उसे छोड़ने के लिए हमें जबरदस्ती उसके साथ कहा जाता है कि नहीं तुम पैचअप करो। मतलब बात वही हो गया कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं, भले उनके बीच में कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो कितना भी अगर फैमिली प्रेशर दे कुछ भी हो, तो वो भले आपस में, या लड़का लड़की की ही बात करें तो आपस में भले रोज लड़ाई हो, रोज रात में लड़ाई हो, सुबह फिर माना मनोवल हो, बाबू सोना टोना मोना सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन है दोनों एक साथ। भले एक दूसरे के ऊपर लड़ते झगड़ते हैं, रोता पीटा सब कुछ करते हैं, लेकिन है वो जब उनकी बात आती है प्यार करने की, अगर सच्चा प्यार है तो मॉडर्न जमाने की प्यार नहीं कि चलो तुम आए पट्टे पट्टे, नहीं पट्टे तो हटे, ये सिस्टम नहीं। आज के लड़का लड़कियां के प्यार इस तरह के भी प्यार होते हैं कि एक आया कुछ दिन तक चला, उसके बाद गया, फिर दूसरा आया कुछ दिन चला चला गया, तीसरा आया। तो इस तरह के प्यार नहीं, जो सच्चा प्यार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बाबू सोना टोना मोना जोना वाला, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि दो लोग आपस में मिले हुए हैं, अब मिले हुए हैं दो, एक लड़का एक लड़की दूसरे से प्यार कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अब समझो, ऐसे कंडीशन में अगर ये व्यक्ति एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं अगर, ठीक है, मान लो ये लड़की, मान लो इसको थोड़ा सा, और ये लड़का है, ठीक है, हाय रे मेरी ड्राइंग, ओहो चलो कोई नहीं, भावनाओं को समझिए। तो ऐसी स्थिति में आज एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो सबसे मजेदार बात आपको बताएं कि इन दोनों के बीच के रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। भले लड़ाई कितना भी हो, अगर आप एमिनो एसिड को देखोगे, इसके पास मानते हैं कि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, भले अपने आप, लेकिन हैं तो दोनों एक दूसरे के प्यार करने वाले। अब इसमें क्या होता है कि एक और मॉलिक्यूल्स आता है और आकर यहाँ पे कहता है कि नहीं हम इसके साथ, अब ये आ गया बात घर वालों का। अब इसमें क्या होता है, एक लड़के लड़की घर वाले क्या करते हैं, एक नए लड़का या एक नई लड़की को ढूंढ के लेकर आते हैं,
ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अच्छे खासे बॉन्डिंग में है। मान लीजिए बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये आपस में बॉन्डिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है और अल्लाह कहता है कि नहीं, अब तुम ये जो क्या है गर्ल्स है, ये बॉयज है, अब कहेगा नहीं तुम इसके साथ बाइंडिंग करो। अब बताओ मन करेगा? अगर हमारे वीडियो इस समय जो भी देख रहा होगा और प्यार किसी से कर रहा होगा तो सोच के हमें जवाब देना कि क्या तुमको लगता है कि मतलब इनके साथ हमें मैच होना चाहिए? एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी नहीं चाहेगा कि इसके साथ हमारी पैचअप हो, क्योंकि इनके साथ जो पैचअप है इसमें किसी तरह की अगर इनकी शादी कर दी जाती है, घर वालों गलती करते हैं, शादी कर देना चाहिए। ठीक है, शादी कर देते हैं अगर इनके बीच में तो पैसा भी कम खर्चा होता है, और पैसा कम खर्चा होता है और ऐसी स्थिति में शादी भी अच्छी से हो जाती है, लड़का लड़की खुश भी रहेंगे। लेकिन आपको बताएं ये लड़के जो होते हैं ना बड़े खराब चीज होते हैं। लड़कियों से बार बार कहते हैं कि बेटा लड़कियों लड़कों के चक्कर में मत पड़ा करो। अब कहोगे सर आप भी तो एक लड़के हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं ना कि एक लड़के क्या होते हैं कि लड़के लड़के को ही जानता है। कभी बताना तुम लोग को एक अच्छा लेक्चर इस पर दे देंगे। ठीक है, एक हम भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस वाले लड़के हैं, डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को साइकोलॉजी पढ़ने बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी का एक पेपर पढ़ते हैं। वहाँ बड़े अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों लड़के खराब होते हैं और कौन लड़कियाँ खराब होती हैं। हम लोग देख के बता देते हैं कि इन लोग के बीच में सोना मोना टोना की क्या चल रही है और कितने दिनों तक इन लोगों की जिंदगी चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इतना आसानी से इसमें अगर ये दोनों आपस में मिले हैं, खुश हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं पर आपस में खुश हैं, मम्मी पापा को इन लोगों की शादी कर देनी चाहिए। क्यों? चलो कम से कम दहेज जो सिस्टम है उसमें बचत होगी और कुछ पैसा कम खर्चा होगा, और जीवन भर मम्मी पापा को बेटा बेटी टॉर्चर तो नहीं करेगा ना कि हाँ ब्याह करा दिए, इनके से करा दिए, हम खुश नहीं है, वो फलां ठेकान। लेकिन अगर ये दोनों शादी कर लेते हैं तो ये दो उठ के मम्मी पापा के पास जाएंगे भी नहीं कि हमारी शादी क्यों करा दिए। तो ये कर देना चाहिए, हमारे अनुसार से कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन वाह वही चीजें होती है, लोग समाज में कहते हैं कि हमारा जात है, ये है, वो है, नाक कट जाएगा, ये वो फलान ठेकान की बातें होती है। हम उस पर किसी की जातिवाद और किसी भी समाजवाद पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ना तो लोग हमारे ऊपर मानहानि के केस दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने व्यू दे रहे हैं। अब व्यू की बातों को, अब इसमें क्या होता है कि एक नए गर्ल्स या एक नए बॉयज की एंट्री होती है। जब एंट्री होता है तो ऐसी स्थिति में जब शादी होती है तो मम्मी पापा को अच्छा खासा दहेज देना पड़ता है। ठीक है, अगर शादी अगर पंजाब, गुजरात, हरियाणा में हो रही है तब तो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। यहाँ पर यह सिस्टम है। यूपी, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में क्या है कि लड़की वाले लड़कों को देते हैं। किंतु लेकिन परंतु आप आगे की तरफ बढ़ो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उधर गुजरात, महाराष्ट्र, इधर की तरफ अगर बढ़ोगे तो इनके तरफ क्या होती है कि लड़की वाले जो होते हैं लेते हैं, लड़के वाले देते हैं। यूपी बिहार में अगर लड़का नहीं होता है तो लोग कहते हैं यार इसका तो लड़का नहीं है, खाली लड़की है। लेकिन आपको बताएं जितना यूपी बिहार, झारखंड, पंजाब, बंगाल में लड़के होने पर लोग खुश होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हरियाणा, पंजाब में लड़की होने पर लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दहेज उल्टा मिलता है। ठीक है, चाइना में क्या, चाइना इतना बड़ा कंट्री है जहां पर हम हैं, चाइना में, यहाँ पर इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पर भी यही सिस्टम है। लड़कियों को लड़के वाले दहेज देते हैं, और दहेज में क्या देते हैं आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी, हर सिटी का रेट फिक्स है। ठीक है, जैसे में कहीं पर 50,000 युवान देना है, एक युवान इस समय 11 रुपये 35 पैसे के रेट से चल रहा है। ठीक है, 50,000 युवान देना है, साथ में एक बड़ी बनाई बिल्डिंग नहीं होता है, यहाँ पर अपार्टमेंट होता है। जैसे हम जिस अपार्टमेंट 2 कमरा, एक लैट्रिन बाथरूम, अपार्टमेंट देना रहेगा, साथ में एक गाड़ी देना रहेगा, उसके बाद से आपको कुछ गिफ्ट सैंपर्स, जितनी भी चीज़ें होंगी खाने पीने का, ये सारे अरेंजमेंट लड़के वाले करते हैं। इसीलिए चाइना में लड़के होने पर लोग खुश नहीं होते हैं। और सबसे मजेदार आपको बात बताएं, जैसे ही शादी होती है लड़का लड़की का, अपने इंडिया में क्या है कि शादी होने के बाद लड़का लड़की घर आ जाते हैं, मम्मी पापा, लड़की जो होती है मम्मी पापा के घर आ जाती हैं, मैंने लड़के वाले के घर आ जाती है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। शादी हुआ नहीं कि न लड़का अपने घर जाता है न लड़की के घर जाता है, ये दोनों लोग एक नए जगह पर रहते हैं, एक नए अपार्टमेंट लेकर रहना शुरू करते हैं। वो अपार्टमेंट कौन सा होता है? जो लड़का खरीदा हुआ रहता है या लड़के के पिताजी खरीदे हुए रहते हैं दहेज में देने के लिए। तो यहाँ पर एक नई सिस्टम शुरू हो जाती है। यहाँ पे लोगों के पास 10-10, 20-20, 25-25 तल्ले का मकान नहीं रहता है। यहाँ पे लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं। इंडिया में क्या है, लोग घर बनवाते हैं, 50 तल्ला 60 तल्ला बनवा देते हैं।
पर यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको एक बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, अपार्टमेंट आपको छोटे छोटे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ मम्मी पापा को पैसा खर्चा करना पड़ता है। पैसा खर्चा करना मतलब कि अपनी एनर्जी लगाना, हीट लगाना। उसी तरह से जब एमिनो एसिड आपस में मिलता है तो मिलने के बाद जब ये आपस में मिलकर यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है तो जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी देनी पड़ती है इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो होता है वह इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब कि बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए ये जल्दी चाहता नहीं है फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जनरली ये डायरेक्ट रूप से आपको बता दें, ये जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ये डायरेक्ट रूप से बन जाना, डायरेक्ट रूप से बनता नहीं है। क्यों कि ये आप जनरल जो आपके घरों में शादी विवाह होता है, कोई भी शादी विवाह डायरेक्ट नहीं होता है। ये लड़का पक्ष और लड़की पक्ष जो है, ये गर्ल्स पक्ष और बॉयज पक्ष डायरेक्ट आपस में नहीं मिलते हैं। आपको लगता है कि डायरेक्ट मिलते हैं पर ऐसा नहीं होता है। लड़की के दादा दादी, फूफा, मामा मामी, फुआ बुआ, ये लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि फलाने जगह पर एक लड़का है, ठीक है, कहिए तो हम बात चलाएं। लड़का जो है उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, ये करता है वो करता है। ये डायरेक्ट लड़के के पिताजी जो हैं, लड़के के जो आपके पिताजी हैं, ये डायरेक्ट रूप से नहीं जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्ट रूप से नहीं मैच करते हैं। ये जो इनके रिश्तेदार लोग होते हैं ना, ये लोग जो है इनके घर वालों को जानते हैं और वहां से इनकी पैचअप होती है। उसी तरह से जैसे यहाँ उसको हम लोग बीच में क्या बोलते हैं, अगुआ बोलते हैं। अगुआ जानते हैं कि नहीं, अगुआ जो होते हैं जो शादी को आपस में कराते हैं, जिस तरह से रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट होता है जो आपस में मिला मैचअप कराता है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक नए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आपको बताया जनरल तरीके पर ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में भी एक जो होता है वह कैटलिस्ट होता है, इनमें भी एक कैटलिस्ट होता है जो पहले क्या करता है, जैसे लड़का लड़की की शादी में लड़की वाले के बीच में एक कनेक्टेड आता है। जैसे मान लीजिए लड़की वाले से लड़की के फूफा या बुआ शादी करा रही है, ठीक है, या लड़की के मामा मामी जो है शादी करा रही हैं, तो लड़की वाले के पहले कनेक्शन किसके, मामा मामी से होगा, ठीक है। फिर लड़के वाले का कनेक्शन किससे होगा, मामा मामी से होगा। फिर ये लड़का लड़की मामा मामी से, लड़का वाला मामा मामी से मिलेंगे, फिर लड़की वाले मिलेंगे। ये दोनों मामा मामी के थ्रू जो होंगे आपस में ये मिलकर एक नए रिश्ते का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसे लगता है लड़का लड़की दो रिश्ते शादी, ऐसा होता नहीं। उस तरह से इस रिएक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये पहले जनरली क्या करता है कि एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। अब क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद वो आपस में अटैच्ड होता है। ठीक है, तो जिस तरह से शादी विवाह में अगुआ होता है उस तरह से इसमें भी एक अगुआ आकर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो एक काम करो, नीचे लिखो सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम एमिनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड synthesis of peptide from amino acid involve the following steps, involve the following steps, involve the following steps। पहला स्टेप लिखिए, प्रोटेक्शन ऑफ, पहला लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, पहला लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड विथ कार्बोनिल क्लोराइड, विथ कार्बोनिल क्लोराइड carbonyl chloride also known as benzyloxy carbonyl chloride, benzyloxy
कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरे पॉइंट में लिखिए कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनटू एसिड क्लोराइड, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इनटू एसिड क्लोराइड। तीसरा लिखिए फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। और चौथा पॉइंट में लिखिए रिमूवल ऑफ क्लोरोबेंजॉक्सिल ग्रुप, रिमूवल ऑफ क्लोरोबेंजॉक्सिल ग्रुप। तो सबसे पहले क्या होता है कि इतना आसानी से जो है वह पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि NH2 ग्रुप जो एमिनो एसिड होता है उसको हम लोग पहले प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि बेंजोनॉक्सिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये बेंजोनिल क्लोराइड जो होता है, जो हमारे पास अगर बेंजिल क्लोराइड जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें C6H5, ये होता है बेंजीन, और ये हो गया आपका बेंजिल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड। अब ये बेंजिल क्लोराइड जो होता है वह कार्बोक्सिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। क्या होता है फॉर्मूला? COOCl। ठीक है, ये होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखिए, जब ये कार्बोनिल क्लोराइड के साथ यहाँ रिएक्शन करता है तो क्या होगा? यहाँ पे 6,6CH5 है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये क्लोरीन यहाँ से शिफ्ट होता है और यहाँ से निकलता है Cl2। तो क्या बनेगा? C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। इसका नाम होता है वो लिखवाए थे ना फॉर्मेशन में, क्या था? कन्वर्जन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इनटू एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, रिमूवल ऑफ कार्बोबेंजॉक्सिल ग्रुप। हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोबेंजॉक्सिल ग्रुप, कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही कार्बोक्सी फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट प्रोसेस में कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास ये फॉर्मेशन हो गया, अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ग्लाइसिन है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं ग्लाइसिन NH3 CH2 C डबल O, ये है आपका ग्लाइसिन। इसको अगर हम C6H5 CH2 C डबल O Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यह क्या कहते हैं, कार्बोक्सी बेंजॉक्सी क्लोराइड है या कार्बो बेंजॉक्सी क्लोराइड है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सी बेंजॉक्सी भी कहा जाता है। इसका नाम जो होता है, इसी को दूसरा नाम होता है कार्बोक्सी बेंजॉक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यहां से क्या होता है कि जो NH3 है, NH3 में से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है। एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देता है और एक हाइड्रोजन आकर यहां पर यहां से एक हाइड्रोजन बन गया और एक हाइड्रोजन क्या करता है, इसके आकर अटैक करता है। तो क्या बनता है? C6H5 स्ट्रक्चर बनता है C6H5 CH3 C डबल O, और ये आकर यहां पर मिल गया NH CH2 C डबल OH। क्या हुआ?
कि यहाँ पर NH3 को सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं अमीनो ग्रुप का। अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से अमीनो ग्रुप को घेर देना। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक HCl निकाल दिया यहाँ से बाहर, ठीक है। तो इनको हम लोग प्रोटेक्शन कहाँ से किए, इधर से भी घेर दिए, यहाँ से COOH लगा दिए, इधर से घेर दिए और इनको इधर से घेर दिए, यानी कि यहाँ पर प्रोटेक्शन कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोबेंजॉक्सी ग्लाइसिन। इसका नाम होता है कार्बोबेंजॉक्सी ग्लाइसिन, ठीक है। घेर दिए दोनों तरफ से। अब करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जो स्ट्रक्चर हमारे पास है C6H5 CH2COO NH CH2COOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, ठीक है। तो यहां से SOCl2 के साथ जैसे ही इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है, इनको तो हम उसी तरह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर है SOCl2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ से जो SOCl2 है, ठीक है, तो यहाँ से एक OH को निकालते हैं और यहाँ से सल्फर को इनके साथ मिलकर यहाँ बाहर निकाल देते हैं SO2 को, ठीक है। क्या निकाल देते हैं, SO2 को, ठीक। यहाँ से एक H और इसका एक Cl मिलाकर निकाल देते हैं यहाँ से क्या, HCl। अब इसके पास कितना बच गया, एक क्लोरीन बच गया, एक क्लोरीन आकर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। और जैसे ही एक क्लोरीन यहाँ पर आकर मिलता है एक क्लोरीन जो है यहाँ पर आकर मिल जाता है और मिलकर, एक मिनट, यहाँ पर एक स्टेप हम लोग गलत कर लिए हैं। ये जो कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये थोड़ा सा हम लोग गलत कर लिए हैं। यहाँ पर OCl होता है, अब यहाँ से Cl2 निकलता है तो इसके पास यहाँ पर OCOOCl अटैच्ड होता है, ठीक है। C6H5CH2OCl, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ अटैच्ड होगा, ये यहाँ पे जुड़ा है तो इसके साथ केवल CH2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि C6H5CH2O, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये H से साथ HCl मिल गया, यहाँ से SO2 निकल गया, एक क्लोरीन आकर यहाँ अटैच्ड हो गया तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, C6H5CH2O डबल बॉन्ड NH CH2 और यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हो गया आपको फॉर्मेशन हो गया SO2 मालिक्यूल, इसको यहाँ से हम रिमूव कर दिए, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारे पास फॉर्मेशन हुआ SO2 निकल गया, अब ये एसिड बन गया। अब स्टेप नंबर 3 की बारी आती है। स्टेप नंबर 3 में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज के फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, C6H5CH2O C डबल बॉन्ड O NH CH2COO Cl। अब यहाँ पर लेकर आते हैं एलाइलिन को। क्या लेकर आते हैं, एलाइलिन को, ठीक है। अब जैसे ही एलाइलिन यहाँ से लेकर आएंगे, अब क्या होगा कि यहाँ के 3 H है, यहाँ पे क्या है, 1 H 2 H 3 H, ठीक है। तो एक H को यहाँ से HCl बना देते हैं। क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं।
और एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर HCl बनाते हैं और हाइड्रोजन को हटाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनकर आएगा, C6H5 CH2O COO NH, फिर क्या आपका CH2 ठीक है, यहाँ पर आ गया ना CH2, उसके बाद क्या होता है CO, ये आपका है CO, फिर आपका आ गया NH, यहाँ से आ गया NH, एक H बाहर निकल गया, अपने पॉजिटिव को लेकर गया, और ये पॉजिटिव लेकर जाता कहाँ है, इसके आगे बगल में यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया CH, नीचे है आपका CH3, और इधर की तरफ हो गया C, एक काम करो यहाँ लिख दो CH3, और यहाँ पर आ गया C। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अब इसमें से जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहाँ होता है, देख रहे हैं इस एमिनो ग्रुप के दोनों तरफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाए जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग धीरे से हटा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाते हैं, मतलब कि हटाने के लिए भी इतना आसानी से तो हटा नहीं सकते हैं। क्या स्ट्रक्चर है, C6H5 CH2O COO NH CH2 COO NH CH, नीचे है CH3H और C4H। इसको क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं मरकरी और पोलोडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, और जैसे ही मरकरी पोलोडियम आता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2 आता है। ठीक है, और H2 आता है तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप है, आप देखो क्या करते हैं, यहाँ से इनको रिमूवल करना शुरू करते हैं और अटैचिंग होती है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन आता है हम लोग को मिलता है H3NH3। किसी एक ग्रुप को यहाँ से अगर इस साइड को अगर हटा दें, इधर की तरफ हम लोग पढ़ लिख लेते हैं और इधर हटा देते हैं तो आ गया NH3। ठीक है, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो लिख देते हैं CH2 COO, ठीक है, NH CH3 CH3 HCOO माइनस, साथ में निकलता है C6H5, यहाँ पर C6H5। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आता है तो यहाँ से मिल जाता है CH3 और साथ में निकलता है यहाँ से CO2। अब देखो कैसे निकलता है। जनरली ये रिएक्शन जो होती है वह हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पे मिलता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से निकलता है CO2। ठीक है, आकर यहाँ मिलेगा तो बन गया CH2 C6H5 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि 4 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ अटैक हो गया, अब ये 2 हाइड्रोजन आकर यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बना दिए NH3, बाकी सारे स्ट्रक्चर उतर जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन। अब यहाँ जो लिंकेज बना, ये लिंकेज जो होता है कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। हम लोग क्या करते थे कि फर्स्ट 2 आपसे मिलाते थे, मिलाकर खींच देते थे, लेकिन यहाँ देखो सबसे पहले एक ग्लाइसिन, एक एमिनो एसिड आया और दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पर आया। ये क्या है आपका ग्लाइसिन है और ये क्या है आपका एलानिन है। तो 2 एमिनो एसिड अलग अलग, हम लोग क्या करते हैं सीधा इसके और इसको आपस में मिला देते हैं, पेप्टाइड बना देते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, जनरली बनाने के लिए इसके 4 अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं, तब जाकर हमें फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी हमने बोला ना, इस शादी विवाह है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ये लड़का है, इसके साथ मामा आए, मामा आपस में मिले, मिलकर एक रिश्ते बनाए, फिर उनके परिवार वाले से मिले, फिर उनके लड़के को क्या करना, प्रोटेक्शन देना, ताकि किसी लड़की के साथ ये बात ना करे, भाग ना जाए। इसके लिए पहले इंगेजमेंट करते हैं, इंगेजमेंट किए, इंगेजमेंट करके एक रिश्ता बनाए। जैसे इंगेजमेंट किए, अब लड़की वालों को लेकर आते हैं, लड़की वाले के साथ इंगेजमेंट करते हैं। इंगेजमेंट के बाद भी डर रहता है लड़का फरार ना हो जाए या लड़की भाग ना जाए।
तो उसके लिए क्या करते हैं, आपस में पैचअप बनाते हैं और लास्ट में क्या होता है, ये मामा जो उसको कवरिंग करके रखे थे वो मामा यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे पास नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।